जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रोविंशियल स्टेटस ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली एक SRO 350 आया था, इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज हैं वो बना चुके हैं। और इसमें SRO 350 के अंदर दो मेजर पार्ट्स थे जिसके अंदर चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया। सबसे पहले था जो आपका बैलेंस शीट रिपोर्टिंग की थी। इसमें बैलेंस शीट रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट बताई गई थी कि जो बैलेंसेस हैं उनको रिपोर्ट करना है, और विदाउट बैलेंस शीट रिपोर्टिंग आप अपनी सेल्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेज पे उस पर कमिश्नर की अप्रूवल भी थी, बाद में उसको खत्म कर दिया गया। और अब सिंपल एक फॉर्म है, उसको जाके फिल करते हैं, इसमें कैपिटल और लायबिलिटीज की डिटेल डालते हैं तो आपकी बैलेंस शीट रिपोर्ट हो जाती है और आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज की डिस्कशन जो है वो हमारे सेकंड जो चेंज था इंट्रोड्यूस करवाया गया इन दिस SRO, वो था जी आपका जो इनपुट टैक्स है वो उसके क्लेम के ऊपर कुछ डिस्कशन थी कि इनपुट टैक्स क्लेम किस तरह आपको FBR अलाउ करेगा। अब उसके अंदर पहले जो एक चल रहा था, जो एक बिफोर SRO 350 हमारे प्रोसीजर था फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स इन आवर सेल्स टैक्स रिटर्न, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि अभी इसमें क्या चेंज इंट्रोड्यूस हो गया है। और जो प्रोविंशियल रिटर्न का जो एक इशू आ रहा है कि कुछ लोगों की रिटर्न सबमिट नहीं होती क्योंकि उनके आगे जो वेंडर्स हैं उन्होंने अपनी रिटर्न में उनकी इनवॉइसेस नहीं डाली, वो क्लेम नहीं मिल पाता और वो एक्स्ट्रा पेमेंट उनको पड़ जाती है। तो ये सारी जो इश्यूज अभी फेस करने पड़े हैं आज की वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिफोर SRO 350 जो आपका जो चेंज था वो हम देख लेते हैं कि पहले SRO 350 आने से पहले आपका जो इनपुट टैक्स है उसको उसका क्लेम आपको किस तरह मिलता था। अब एनेक्जर सी एक फाइल करते हैं। जो आपका आपका सप्लायर है, आपका जो वेंडर है, वो आपको चीजें जो सेल कर रहा है उससे अगेंस्ट वो एनेक्जर सी फाइल करता है और उसमें वो दिखाता है कि आप उसने किन किन लोगों को चीजें बेची। उनकी CNIC के ऊपर वो डिक्लेरेशन देता है अपनी सेल्स की, और ये होती है बाय द 10th ऑफ द मंथ, बाय 10th ऑफ नेक्स्ट। जैसे अभी मैं कहूँ कि जो अगर अप्रैल का महीना है तो अप्रैल का महीना 30 अप्रैल 2024 को एंड हुआ, तो NHC फाइल होगा बाय 10th मई 2024। ठीक है, ये पुरानी प्रैक्टिस के मुताबिक इस तरह हो रहा था। अब जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने या जिस भी एक टैक्स पेयर ने NHC में अपनी इन्वॉइस डिक्लेयर कर दी बाय 10th मई, तो उसके अगेंस्ट जिस CNIC के अगेंस्ट सेल डिक्लेयर की होगी उस बंदे को अपने नेक्स्ट ए में वो परचेज के तौर पे नजर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसका वो क्लेम ले सकता है। अब ये 10 तारीख तक उसने इन्वॉइसेस वहां पे उसको रिफ्लेक्ट हो गई। आगे फिर 5 डेज होते हैं जिसमें वो डिसाइड करता है अपनी, क्योंकि उसने भी कुछ जाके बेची होगी तो वो रिटर्न में ऐड करेगा। बाकी जो पेमेंट बचती है नेट, वो उसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी होती है। जैसे आपका जो सेल्स टैक्स पेएबल निकलता है वो आपका निकलता है आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, तो जो आउटपुट टैक्स है वो आपने जो सेल की, वो आपका कस्टमर से जो आपने टैक्स रिकवर किया वो है। इनपुट कहाँ से आएगा? जो आपके वेंडर ने अपने नगेट सी में दिखाया, जो 10 मई तक उसने अपलोड कर दिया, वो यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर आपने 100 रुपीज की सेल की, 100 रुपीज का आपने टैक्स कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स, तो ये आपका आउटपुट टैक्स हो गया। इसमें से अगर आपने 50 रुपीज का जो इनपुट क्लेम आपको मिला है, जो आपके वेंडर ने अपलोड की इनवॉइस है, तो नेट आपका पेबल निकला 50 रुपीज। अब ये आपको जमा करवाना है बाय 15 मई 2024। अगर मैं अप्रैल के महीने के हवाले से बात करूं तो 15 दिन का टाइम होता है पेमेंट करने के लिए। अब पहले 10 दिनों में आपका सप्लायर अपनी इनवॉइस ऐड करता, आपकी इनवॉइस ऐड करता है और आपको उसका इनपुट टैक्स क्लेम मिल जाता है। वहां से आप उसकी इनवॉइस लोड करते हैं और 15 तारीख तक आपने पेमेंट करनी होती है। और रिटर्न की जो सबमिशन डेट है, रिटर्न सबमिशन जो है वो आपने करनी होती है बाय 18 मई 2024। मतलब 18 दिनों का आपके पास साइकिल होता है कि आपने अपने पिछले महीने की रिटर्न फाइल करनी है। तो अप्रैल का हमारा साइकिल क्या बन गया कि आपने ये 15 अप्रैल 10 अप्रैल तक आपका जो वेंडर है उसने NHC अपलोड किया, आपकी इनवॉइसेस वहां डिक्लेयर की और आपको इनपुट टैक्स का क्लेम मिल गया। वहां से आपने इनवॉइसेस लोड की, 15 तक आपने अपना पेबल निकाला, पेमेंट कर दी, और 18 तक आपने रिटर्न फाइल कर दी। ये सारा पिछला सिनेरियो चला था। इसमें कहीं भी डिस अलाउंस वाला अगर कोई एलिमेंट होता भी था तो वो फ्यूचर में जाके आपको अगले महीने में वो एक तरह से इनएडमिसिबल में नजर आता था, लेकिन वो इनवॉइसेस डिलीट नहीं करता था। मतलब ऐसे नहीं होता था कि आपकी परचेज ही बिल्कुल डिलीट हो जाए और रिकॉर्ड से बिल्कुल परचेज निकल जाए। मतलब आपकी परचेज ही डीलिस्ट हो गई ना आपके पोर्टल से। तो वो अब जो नया SRO आया था इसके बाद अब ये इसका ये सिनेरियो क्या बन गया कि अब आफ्टर SRO 350 अब क्या हुआ। अच्छा, अब ये हुआ, जो डेडलाइंस हैं वो तो सेम है। अब 18 मई को पुराने केस में यहाँ पे आपका रिटर्न का स्टेटस आता था सबमिटेड। ठीक है, ये आपका रिटर्न सबमिटेड डेट का स्टेटस FBR के पोर्टल पे आपको नजर आ रहा होता था कि आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया, पेमेंट कर दी, 18 को आप रिटर्न फाइल किया, आपका स्टेटस हो गया सबमिटेड। अब आपका क्या सिनेरियो है? अगर आपने
सारी चीजें सेम है। आपके वेंडर का जो इनवॉइसेस आपके ऐड कर रहा है उसकी 10 तारीख है, 15 पेमेंट की तारीख है, 18 रिटर्न की डेट है। 18 मई को आपने जब रिटर्न फाइल कर दी, तो उस वक्त आपकी जो रिटर्न सबमिट होगी तो आपका स्टेटस होगा प्रोविजनली सबमिटेड। मतलब आपका अभी कंफर्म नहीं किया उसने। आपका जो रिटर्न फाइल करेंगे तो पहले क्या होता था कि वहाँ पे कंप्लीटेड टास्क में चली जाती है और आपकी रिटर्न सबमिशन की रिक्वायरमेंट कंप्लायंस से पूरी हो जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि आपने अगर 18 तारीख को अपनी रिटर्न फाइल की, उसमें आपने जितना इनपुट टैक्स क्लेम लेना था आपने ले लिया, आपने रिटर्न सबमिट कर दी, पेमेंट कर दी, जो नेट बनती है बाकी आपने रिटर्न सबमिट कर दी, आपका स्टेटस हो गया प्रोविजनली सबमिटेड। अब क्या हो रहा है कि आगे एडिशनल 12 डेज उसमें एफबीआर ने ऐड कर दिए कि मैं इस स्टेटस को कंफर्म करने के लिए सबमिटेड तक लेके जाने के लिए मैं 12 दिन का और टाइम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। वो किस लिए कर रहा है, वो कह रहा है कि अब ये पहले क्या होता था कि जो इनवॉइसेज आपने डिक्लेयर की, अगर इस बंदे ने उसका क्लेम ले लिया, बाकी उसने अपना आउटपुट टैक्स माइनस करके पेमेंट कर दी, तो उसके अगेंस्ट ये कंफर्म नहीं होता था कि जो जो इनपुट टैक्स क्लेम लिया है। अब एफबीआर को तो जैसे टोटल 100 रुपया चाहिए ना, अब वो 100 रुपये में से 50 ये वाला बंदा देगा जो आपका वेंडर है, और 50 आप खुद देंगे। ठीक है, जो टैक्स पेयर है, जो रिटर्न फाइल कर रहा है, टोटल उसकी रिकवरी 100 हो जाती थी। लेकिन अक्सर केसेस में ऐसे होने लग गया था कि ये जो दरमियान में इनपुट टैक्स का क्लेम है, जो आप कहते हैं कि भाई ये फलाना बंदा एफबीआर को देगा, वो जमा ही नहीं कराता था। ठीक है, तो वो जमा ना करवाने की वजह से एफबीआर को रेवेन्यू काफी लॉस होने लग गया। और अब ये एक कह सकते हैं कि मैयर एफबीआर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये होता ही बेसिकली फेक इनवॉइसेस की वजह से, कि दरमियान में फेक इनवॉइस आ गई, उसका इनपुट टैक्स उसको क्लेम कर लिया और बाकी जमा करा दी। अब इस फेक इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कभी नहीं हुई। पेमेंट ना होने की वजह से एक सप्लाई चेन के अंदर कभी भी ये नहीं आया कि ये पेमेंट हो गई है एफबीआई की तरफ से, और टैक्स इवेजन के काफी ज्यादा केसेस आने लग गए। और फिर इस चीज को खत्म करने के लिए ये एक चेक लगा दिया गया कि भाई जब तक ये बंदा अपनी जो जिस बंदे के नाम पे उसने इनपुट टैक्स क्लेम किया है, जब तक वो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर देगा, पेमेंट नहीं कर देगा, ये हम रिटर्न स्टेटस प्रोविजनली सबमिटेड ही रखेंगे, इसको हम कंफर्म नहीं करेंगे। अब क्या होता है, अब आपने लेट्स से आप मिस्टर ए हैं, ठीक है, और ये मिस्टर बी है जो आपका वेंडर है। अब इसने रिटर्न अपनी 18 मई को सबमिट नहीं की, आपने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी, आपने 50 रुपए का जो क्लेम लेना था इनपुट का वो आपने लेके बाकी 50 रुपए जमा करा दिए, आपका स्टेटस आ गया प्रोविजनली सबमिटेड। अब एफबीआर कहता है कि मैं 12 दिन का टाइम और ऐड कर रहा हूँ। अब 12 दिन का मतलब है कि 31 मई 2024, मतलब मंथ एंड तक जो भी आपका पीरियड बनता है, 31 मई तक मैं ये स्टेटस प्रोविजनली रखूंगा, इसको मैं कंफर्म नहीं करूंगा। यकम जून को सुबह आके जब आप अपना पोर्टल चेक करेंगे तो वहां पे अगर आपके वेंडर ने, आपके सप्लायर ने रिटर्न सबमिट कर दी हुई, और ये जो 50 रुपए आपने दिखाया कि भाई ये मेरा वेंडर जमा कराएगा, वो उसने जमा करवा दिए, तो फिर आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, सबमिटेड पे आ जाएगा। सबमिटेड स्टेटस का आने का मतलब ये होगा कि आपके वेंडर ने अपनी इनवॉइसेस अपलोड कर दी हैं, पेमेंट कर दी है, और आपने जो इनपुट टैक्स का क्लेम लिया था वो बताया था कि ये फलाना बंदा एफबीआर को जमा करवाएगा, उसने पेमेंट कर दी एफबीआर को, और कोई भी दरमियान में टैक्स लॉस एफबीआर को नहीं हुआ, तो उसने आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली सिस्टम में सबमिटेड कर दिया। अब मार्केट में हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये तो आइडियल सिनेरियो है ना कि ये इस तरह हो जाए तो ये कम जून को सब लोग सबमिटेड में चले जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि वही जो वेंडर है उसने अगर इनवॉइसेस ऐड नहीं की, या प्रोविजनली सबमिट का मतलब है कि उसने इनवॉइसेस ऐड कर दी थी, रिटर्न सबमिट नहीं की, पेमेंट नहीं की, तो फिर आपका स्टेटस क्या होगा, अनसबमिटेड रहेगा। और ये जो 50 रुपए की इनवॉइस है ये एफबीआर करेगा डिलीट। जब आपकी इनवॉइस डिलीट हो जाएगी दैट मीन्स कि आपको पहले 50 रुपए जमा करवाने थे, अब आपको 100 रुपए जमा करवाने, क्योंकि एफबीआर कह रहा है कि भाई ये 50 रुपए तुमने जो फलाने बंदे के नाम पे वहां पे क्लेम लिया था ना कि वो जमा कराएगा, उसने पेमेंट नहीं की, अब ये 100 रुपया आप जमा कराओगे, क्योंकि ये एफबीआर को टैक्स लॉस पहले होता रहा है, अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे। अब आपकी ये इनवॉइस हमने सिस्टम से डिलीट कर दी है, आपको कोई इनपुट, इसका इनपुट टैक्स क्लेम आप नहीं डाल सकते, जो आपकी शॉर्ट पेमेंट निकल रही है तो आप जमा कराओ। शॉर्ट पेमेंट का मतलब क्या है कि आपने 15 मई तक जमा करा दिए थे 50 रुपए। ठीक है, अब आगे जब यकम जून आई, यकम जून को उसने कहा कि भाई आपका जो 50 का आपने क्लेम लिया था ना वो तो जमा ही नहीं हुआ, तो वो आपको हम डिसअलाउ कर रहे हैं, एक तरह से एड बैक कर रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी है, तो ये आप दोबारा से जमा कराएं। तो ये आपको 100 रुपीज टोटल जमा करवाने पड़ गए। क्यों? क्योंकि आपके वेंडर ने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की, और आपका स्टेटस क्योंकि सबमिटेड में नहीं था, तो सबमिटेड में लाने के लिए आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ी। अब ये एक एडिशनल कॉस्ट इंकर हो गई। अब एक तो आपने जो पेमेंट कर दी थी वेंडर को, वो भी आपका सेल्स टैक्स उसको चला गया। उसके बाद एफबीआर में आपका एक शॉर्टफॉल निकाल दी, वो पेमेंट भी आपको करनी पड़ गई। तो एक तरह से आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ ना, 50 ये वाले और 50 आपने वेंडर को भी दिए थे।
तो आपको 100 रुपये का नुकसान हो गया। आपकी लाइबिलिटी बनती थी 50 रुपये, आपको जमा कराने पड़े 100 रुपये, और 50 आपने ऑलरेडी वेंडर को भी दिए हुए हैं, तो आपका टोटल लॉस जो हो गया डेट इज 150 रुपीज। ठीक है, 150 में से तो बाकी जो 50 है वो तो आपकी अपनी जनरल लाइबिलिटी थी ना, लेकिन आपको एडिशनल जो पड़ा वो आपको पड़ गया 100 रुपीज। तो ये एक कह सकते हैं कि इस चेंज की वजह से जो रिटर्न सबमिशन स्टेटस है वो अब जब तक कंप्लीटेड टास्क में नहीं जाता तो आपकी लाइबिलिटी आपके ऊपर डल जाती है। जितनी भी इनवॉइसेज आपने क्लेम की होती हैं वो अगर पेमेंट नहीं होती तो वो एफबी डिलीट कर देता है और उसको जाके उसका बर्डन के जाल डालता है उस बंदे के ऊपर जिसने उसका क्लेम दिया होता। ठीक है, इस वजह से अब काफी लोग जो है वो मार्केट में, अब ये एक अनसर्टेनिटी चल रही है कि हम पेमेंट किस तरह करें ताकि हमारा जो सेल्स का लॉस है वो इंकर ना हो। और अगर तो उसे इस लॉस इंकर होता है तो फिर उसके लिए एक एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। और मतलब बिजनेस के लिए काफी मुश्किल हो गया कि वो अपनी पेमेंट साइकिल भी मेंटेन रखें क्रेडिट टर्म्स का, और ताकि उनकी जो स्टॉक सप्लाई वो भी डिस्टर्ब ना हो। अब इससे रिलेटेड एक जो सोल्यूशन मेरे समझ में आता है कि आप इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि वो ये है कि आपने जैसे अगर आपके कुछ होते हैं रिकरिंग नेचर के वेंडर्स होते हैं आपके, रिकरिंग नेचर का मतलब है कि आपके रेगुलर जो है वो उनसे सप्लाई आ रही होती है। ठीक है, मतलब डेली मंथली बेसिस पे सप्लाई वो आपको दे रहे होते हैं, हर महीने की लगा उसकी इनवॉइसिंग होती है। और वो आपके कह सकते हैं कि अप्रूव वेंडर की लिस्ट में होते हैं, हर कंपनी का एक अप्रूव वेंडर होता है कि जो जिससे वो चीज़ें लेते हैं वो रेगुलर उनको सप्लाई करता है। अगर तो ये उसका मसला है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे यार मेरी अप्रैल की इनवॉइसेस उसने सबमिट नहीं करवाई है पोर्टल पे, जिसकी वजह से मुझे बिल फर्स्ट 2 मिलियन की पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर उसकी अप्रैल की इनवॉइसेस सारी क्लियर कर दी हुई है, अप्रैल इनवॉइसेस क्लियर, अप्रैल की इनवॉइस सारी क्लियर कर दी है, तो अगर आपको रेगुलर नेचर वेंडर है तो आपकी वो मई की इनवॉइसेस तो पेंडिंग पड़ी होंगी ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको कहें भाई ये आज ये कम जून हो गई है, आपने अभी तक अप्रैल की इनवॉइसेस अपलोड नहीं की, और जिसकी वजह से मुझे 2 मिलियन एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। अब मैं ये 2 मिलियन आपकी मई की इनवॉइसेस में से होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है आपकी रिटर्न सबमिशन ना करने की वजह से। आप वो मेरी इनवॉइसें वहाँ अपलोड करो, रिटर्न सबमिट करो, और तब अगर वो वहाँ पे मुझसे क्लेम मिल जाता है तो मैं आपकी ये वाली पेमेंट 2 मिलियन की रिलीज कर दूंगा फ्रॉम द इनवॉइसेज ऑफ मई। ठीक है, ये तो एक आ गया आपका रेगुलर पार्टी जो आपकी चल रही है, इनका आपका साइकिल चल रहा था। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि जो वन टाइम कोई पार्टी होती है, वन टाइम अगर आपने उसकी चीज परचेज किया, आपने कोई चीज इंपोर्ट की है, तो आपने वन टाइम कोई पार्टी से कांटेक्ट किया और उसने आपको चीजें इंपोर्ट करके दे दी। अब उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमें 100% एडवांस पेमेंट चाहिए। ठीक है, अब वो 100% एडवांस पेमेंट में आपका रिस्क ये होता है कि वो आपको पेमेंट आपसे ले ले सारी, जिसमें सेशन भी शामिल होगा, और वो आपकी इनवॉइस अपलोड ना करें पोर्टल के ऊपर जाके, तो आपको फिर नुकसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 100% एडवांस पेमेंट ना भी हो, वो आपको वो कहता है कि मुझे 10 डेज के अंदर पेमेंट चाहिए। अब इनवॉइस उसने आपसे जो ली है वो रिटर्न में सबमिट करेगा 1 महीने के बाद जाके, वो फिर फर्दर जाके उसकी पेमेंट करेगा, फिर अगले 12 दिन का एडिशनल टाइम मिल गया तो वो उसमें हो सकता है कि आपका वो इनवॉइस ना अपलोड करे और आपको पेमेंट उसकी भी करनी पड़ जाए जो आपने उसको टैक्स जमा करवाया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं भाई मेरा जो 18% की जो अमाउंट बनती है ना, 18% मेरा आउट सेल्स टैक्स बनता है, वो मैं होल्ड कर दूंगा। बाकी जो पेमेंट बनती है वो मैं आपको जमा करा दूंगा। जैसे अभी फर्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि आपकी 1 मिलियन की पेमेंट है, ठीक है, और इसमें आप 18% जीएसटी लगा दें, और टोटल आपका बनता है 11,80,000, आप उसको कहेंगे भाई ये मैं आपको पे कर रहा हूँ और ये मैं होल्ड कर रहा हूँ टिल द इनवॉइसेस आर अपलोडेड एंड रिटर्न इज सबमिटेड। पहले ये होता था कि पहले सिर्फ इनवॉइसेस अपलोड कर लो तो आप क्लेम ले सकते थे, अब ये है कि इनवॉइस अपलोड हो रिटर्न भी सबमिट हो तो आपको क्लेम मिलेगा। जब आपका ये क्लेम मिल जाएगा, रिटर्न सबमिट होगी, तो फिर आप उसको कहें भाई ये जो मैंने 1,80,000 होल्ड किया होगा ये मैं पे कर दूंगा, टोटल फिर आपकी पेमेंट 11,80,000 हो जाएगी। जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो मैं आपको भी पे कर रहा हूँ, सेल्स में मैं पे करूंगा, जब आप मेरा क्लेम वहाँ पे अपलोड कर दोगे और रिटर्न सबमिट कर दोगे तो मैं आपको पेमेंट रिलीज कर दूंगा। तो ये एक सिनेरियो समझ में आता है कि आप उसको उसको इस पे कन्विंस कर सकते हैं कि ये मैं इससे आपका रिस्क भी कवर हो जाएगा, और वो बंदा भी इस पे आई डोंट थिंक कि वो एग्री ना करे, क्योंकि अब यही चल रहा है हर जगह, हर वेंडर जो है वो इसी तरह ही पेमेंट रिसीव कर रहा है, और हर बंदा जो पेमेंट रिलीज कर रहा है वो अपना रिस्क कवर करके ही पेमेंट रिलीज कर रहा है। क्योंकि अब जो एफडीआर है उसका आगे जो बजट भी एक्सपेक्टेड है, ये 12 जून को जो बिल अनाउंस होना है उसमें काफी एक्सपेक्टेड है कि वो इसके ऊपर भी काफी एक और जो है वो चेक लगा रहे हैं इसे, और जो एक सप्लाई चेन के अंदर जो फेक इनवॉइसेज हैं उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें कि आपकी कंप्लायंस डेट जो है वो 18 तारीख होती है। अब अगर आपका सबमिशन स्टेटस आ रहा है ये कम जून को जाके, मीन वाइल इन 12-13 डेज में आपका स्टेटस सबमिटेड में नहीं आ रहा, तो ये चीज भी एक नॉन कंप्लायंस में जा सकती है। अब
इसके ऊपर भी एक्सपेक्टेड है कि बजट में इसके ऊपर भी कुछ क्लैरिफिकेशन दी जाएगी कि ये जो प्रोविजनली सबमिटेड से लेकर सबमिटेड के दरमियान का जो टाइम पीरियड है 12 से 13 दिन का, इसमें कोई नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी लग सकती है या नहीं। और इसके अलावा अगर 1 जून को स्टेटस सबमिटेड नहीं हुआ और कुछ लोगों ने जब 5 जून को जाके रिटर्न फाइल की और एडिशनल 4 दिन ऊपर और ले रही है, ठीक है, तो ये भी ऑन कंप्लाइंस में जाता है, तो इसके ऊपर भी पेनल्टी आपको लग सकती है। अब इस पे कोई क्लैरिफिकेशन फर्दर एक्सपेक्टेड है कि बजट में आएगी रिगार्डिंग के जो प्रोविजनल सबमिटेड स्टेटस से लेके और सबमिटेड स्टेटस तक जाने के लिए जो 12 13 दिन का गैप होता है, उसको किस तरह एफबीआई ट्रीट करेगा। ठीक है, तो जैसी कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू। अभी ये टोटल एक वीडियो थी रिगार्डिंग जो प्रोविजनल स्टेटस है आपके रिटर्न का, उसको आप किस तरह कैटर कर सकते हैं कि आपकी एक बिजनेस के लिए लॉस भी इंकर ना हो और आप एक कंप्लाइंस स्टेटस भी एक्टिव रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।